एवरीवन। आज हम अपने 12th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं विच इज इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक लेंगे विच इज PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये होता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? PPC, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPC भी कह सकते हैं या फिर हम इसे PP फ्रंटियर भी कह देते हैं समटाइम, या फिर हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह देते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे नेम्स हैं। तो हम पहले जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि इसके नाम से ही हमें कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट क्या होता है? प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर एंड सेकंड P स्टैंड्स फॉर पॉसिबिलिटीज एंड द C स्टैंड्स फॉर कर्व। सो इन तीन से क्या डेफिनेशन निकल के आती है? ये डेफिनेशन निकल के आती है एक ऐसा कर्व जो हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताए या ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज बताए रिगार्डिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन किसकी? कितने गुड्स के बीच की? तो बिटवीन टू गुड्स, सिर्फ हमने टू गुड्स को लेके चलना है। तो हमें क्या समझ में आया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक ऐसा कर्व जो हमें पॉसिबिलिटीज बताए, किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। और कितनी गुड्स के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग? टू गुड्स के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब प्रोडक्शन होगी, गुड्स होंगे, तो रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे हमें कुछ ना कुछ। तो हम इसमें क्या लेते हैं? रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट और विद द गिवन रिसोर्सेज। कई बार हम इसे ये भी कह देते हैं दैट गिवन रिसोर्सेज, या फिर हम ये कह सकते हैं रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं फॉर द पॉइंट टाइम, हम उतने ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपीस के रिसोर्सेज हैं और मुझे प्रोडक्शन करनी है। रिसोर्स आ गए हमारे और हमें प्रोडक्शन करनी है, 2 गुड्स लेने हैं हमें, तो हम 2 गुड्स ले लेते हैं, जैसे व्हीट एंड द राइस आर द 2 गुड्स। अब हमें PPC क्या बताएगा? PPC हमें इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या फिर ऑल्टरनेट्स बताएगा रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन। और जो हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे ऑफ द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बिटवीन द 2 गुड्स, उस टेबल को हम क्या कहते हैं? PPC शेड्यूल। क्या कहते हैं इसे? PPC शेड्यूल। जैसे कोई भी हम देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव या कोई भी पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, अगर मैं 0 इसकी प्रोडक्शन करूं और मैं 10 इसकी प्रोडक्शन करूं, तो ये क्या कंडीशन है? ये एक एक्सट्रीम कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये एक एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे मैं यहाँ पे इसका 0 प्रोडक्शन कर रही हूँ और सारे रिसोर्सेज मैंने किस पे इंप्लॉयड कर दिए? राइस पे। और वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ, मैं सारे रिसोर्सेज व्हीट पे इंप्लॉय कर दूं और राइस पे 0 रिसोर्स एम्प्लॉय कर दूं। तो ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कर्व। सो डिफरेंट और भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। जस्ट लाइक मैंने 40 यहां ले लिया, 60 यहां ले लिया, और माइट भी मैंने 30 यहां ले लिया, या फिर मैंने 30 यहां लेके मैंने 70 यहां ले लिया। कुछ भी हो सकते हैं हमारे कर्व के पॉसिबिलिटीज। सो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम आगे आते हैं इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं। अब आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए
कि हम जब भी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कोई भी लॉ, कोई भी टॉपिक, उसमें हम एजम्पशन जरूर पढ़ेंगे। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th तक, आज तक, या 11th में, कि कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो हमारे इकोनॉमिक्स में क्यों होती हैं एजम्पशन? हम इकोनॉमिक्स में एजम्पशन क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हम किसी भी लॉ या किसी भी चीज की बात एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेके कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम एजम्पशन जरूर लेते हैं। तो इसकी क्या क्या एजम्पशन है? फर्स्ट एजम्पशन है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये टेक्नोलॉजी को मैंने टेक लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कि टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम 2 गुड्स बनाएंगे, जैसे मेरे को व्हीट और राइस बनाने के लिए कोई, अभी मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही टेक्नोलॉजी रहेगी और वही टेक्नोलॉजी ही यूज करके मैं दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करूंगी। टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज, इट रिमेन कांस्टेंट। एंड द सेकंड, अब ये जो सेकंड कंडीशन है या अजम्पशन है, इस अजम्पशन को आप एक एग्जम्पशन नहीं मान सकते। इस अजम्पशन में 3 पार्ट हैं, तो हम 3 पार्ट देख के चलते हैं। फर्स्ट क्या है? रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज, ये हमारी सेकंड कंडीशन के ही हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। होती तो ये एक ही कंडीशन है, पर हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे, लाइक ए एंड बी एंड सी। बी क्या कहता है? fully utilize and third is efficiently utilize of resources utilize। जो अब हम इसको पढ़ते हैं, ये तीनों क्या कह रही हैं हमें एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन कहती है दैट गिवन रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरे पास 10 लाख हैं तो वो 10 लाख ही यूज होंगे। फुली यूटिलाइज और वी कैन से ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, हम इन दोनों को बना दे तो फुली और एफिशिएंटली को ऑप्टिमली यूटिलाइज, मतलब फुली यूटिलाइज करना है। अगर मेरे पास 10 लाख है तो मुझे वो पूरे 10 लाख ही इस्तेमाल करने हैं प्रोडक्शन में। रिसोर्सेज हमने अंडर यूटिलाइज नहीं करने। एक पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो मेरे पास 1 ईयर है, 1 मंथ है, जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, मुझे उस पीरियड ऑफ टाइम में अपने पास जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मुझे उन्हें फुली यूटिलाइज करना है। एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंटली का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा अपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में, एफिशिएंटली का क्या यूज होता है, क्या मतलब होता है? एफिशिएंटली होता है किसी भी चीज को इस तरह यूज करना कि उसकी मिनिमम वेस्टेज, बिल्कुल मिनिमम, मतलब थोड़ी सी भी ना हो वेस्टेज, बिल्कुल उसका अच्छे से ऑप्टिमल यूज करना, उसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइज। ऐसे ना हो कि एक चीज 10 लाख में बनती है और मैं उसको 12 लाख में बना दूं, तो वो मेरा क्या होगा? एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ रिसोर्स। ऐसा यूज होना चाहिए कि जो चीज 10 की बनती है तो मेरे पास इतनी इफेक्टिव लेबर हो या कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिससे मैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली बहुत अच्छे से यूज कर सकूं, अपनी पूरी कॉस्ट में यूज कर सकूं, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अदर नेम्स ऑफ द पॉसिबिलिटी कर्व, और हमने अब इसकी एजम्पशन भी पढ़ ली। तो अब हम आगे आते हैं कि अब ये कर्व हमने देखा नहीं, ये कर्व होता क्या है, ठीक है, ये किस तरह का कर्व होता है, इसका कैसा कर्व बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कर्व कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, PPC शेड्यूल, दिस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल।
कि शेड्यूल और अ टेबल, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल, एक टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे। वो टेबल क्या शो करेगी, क्या शो करेगी ये टेबल, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग two different goods with the given resources। ठीक है, ये शो करेगी। तो अब हम इस टेबल को बना के देखते हैं कि टेबल बनेगा कैसे। तो चलिए टेबल बनाते हैं हम। ऐसे हमने टेबल बनानी है एक। मैं अभी आपको एक ये बड़ी टेबल बना के समझाने के लिए बड़ी टेबल बना रही हूं। जब हम कर्व बनाएंगे तो हम ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, गुड्स। क्या आएगा, गुड्स। कौन सी गुड्स हम बना रहे हैं, यहां पे क्या आएगा, क्या है ये, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल। और अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑल्टरनेटिव्स। कितने ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्या क्या हम बनाएंगे ऑल्टरनेटिव्स। ए, इसको हम नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी एंड थर्ड वन विल बी द ई। अब कौन से गुड्स हैं हमारे, हम कौन से गुड में डील कर रहे थे। फर्स्ट वन इज wheat and the second one is rice। ठीक है, सेकेंड वन क्या था हमारा, राइस। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। से सपोज तो हमने ये बना ली टेबल। से सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 100, यहाँ मैंने ले लिया 0, 90, 10, 70, 20, 40, 30, 0 एंड 40। सो आप देख रहे होगे मैंने क्या करा, ये वाली कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था अभी आपको फर्स्ट उसमें। ये कंडीशन क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन। और ये वाली भी कंडीशन क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे हम पूरे के पूरे जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैंने वो सारे रिसोर्सेज अपने यहाँ पे ही प्रोडक्शन में लगा दिए। मैंने पूरी की पूरी व्हीट पे लगा दिए, यहाँ पे मैंने पूरे राइस पे लगा दिए, और मेरा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 40 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही मेरा बी पे मैंने देखा, मैंने 90 ऑफ बी बनाया एंड 10 ऑफ राइस बनाया। सिमिलर 70 एंड गोज ऑन। अब आप ये चीज देखो कि मेरे को बी का 90 बनाने में कितना सेक्रीफाइस हुआ, और फिर मैंने 10 राइस का बनाया। जो ये टॉपिक है ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे कि ये हम क्यों सेक्रीफाइस करते हैं, कितना सेक्रीफाइस होता है और ये किस लिए होता है, इसके पीछे का रीजन जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम हम एक ये टेबल लेके चलेंगे। तो ये होती है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल। आपको पेपर में ऐसे ही बनानी है। अब हम देखते हैं, इसी टेबल की हेल्प से मैंने आपको कहा था ना हम एक कर्व बनाएंगे। तो आइए अब हम एक कर्व बनाते हैं। आपको पेपर में अगर पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, देन उसका एजम्पशन लिखना है, देन उसको आपको एक इलस्ट्रेशन लेके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिया टेबल बना के, और फिर उसका तो हमने टेबल बनाना सीख लिया। अब हम कर्व देखेंगे, कर्व कैसे बनता है, इसी की हेल्प से हमने कर्व बनाना है। तो कर्व हम इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, आगे आप जितने भी चैप्टर्स देखेंगे सब में कर्व है। तो आपको देखना होगा कि कर्व कैसे बनता है। कर्व के लिए हम सिंपल एक हैंड फ्री बनाना है हमने। सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे हम इनको नंबर्स दे देंगे
20, 30, 40, 70 डालेंगे वीट। हमें यहाँ पे लिखना होगा इन द कैपिटल लेटर। इस चीज के मार्क्स कटते भी हैं और मार्क्स मिलते भी हैं ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको ग्राफ को नीट एंड क्लीन जितना हो सके प्रेजेंट करना है, उसी के ही आपको मार्क्स मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइज इन द कैपिटल लेटर्स। जितना हो सके हमने नीट एंड क्लीन बनाना है। अब ये हमने बना लिया अपना बेसिक एक स्ट्रक्चर, अब हम बनाएंगे अपना कर्व। तो आइए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी, ए की। ए में क्या कंडीशन थी, हमने वीट कितना बनाया 100, राइस कितना बनाया 0। तो अब हम कर्व पे आते हैं, राइस 0 एंड वीट 100। सो इस पॉइंट को हम यहाँ पे डॉट कर देंगे और इस पॉइंट का क्या नाम हमने यहाँ पे टेबल में दे रखा है, ए। इसको यहाँ पे लिख देंगे ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट बी पे। बी हमने कैसे बनाया था, वीट के 90, वीट 90 एंड राइस 10, राइस 10। अब इन दोनों को सिंपल ज्वाइन कर देना है हमने। ये हमने कर दिया ज्वाइन। जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन होंगे वहां पे हमने डॉट डालना है। और ये कौन सा पॉइंट था, बी। इसको क्या नाम देंगे हम, बी। सेम अब हम सी पे आएंगे। सी का देखिए कितना था, 70 ऑफ वीट, 70 ऑफ वीट एंड 20 ऑफ राइस। सिमिलरली इनको ज्वाइन करना है हमने और इस पॉइंट का क्या नाम था, सी। तो ये सी भी हो गया हमारा। अब हम किस पे आएंगे, डी पे। डी का क्या रेशो था, 40 और 30। तो आ जाओ जी, 40 हो गया हमारा वीट एंड 30 हो गया हमारा राइस। डॉट और इस पॉइंट का क्या नाम है हमारे, डी। ये डी पॉइंट भी हमारा बन गया। ठीक है, अब ई क्या थी, ये एक्सट्रीम कंडीशन, 0 ऑफ वीट एंड 40 ऑफ राइस। सो दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, ई। अब इन पॉइंट्स को हम जब एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, PPC। इसे हम क्या कहेंगे, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये हमारा कर्व बना दिया हमने। अब सम टाइम एक कंडीशन आती है या क्वेश्चन आ जाता है, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल या फिजिबल या नॉन फिजिबल कौन से पॉइंट्स होते हैं। समटाइम्स जब हमारे रिसोर्स हम अंडर यूटिलाइज करते हैं तो हमारा यहाँ पे कई बार एक पॉइंट निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर यूटिलाइज पॉइंट। ये क्या है, इनसाइड द कर्व। ये पॉइंट क्यों अराइज होता है, जब हमारे रिसोर्स हमने फुली या ऑप्टिमली यूटिलाइज ना करे हो। समटाइम हमारा जो पॉइंट है आउटसाइड द कर्व भी फॉल कर जाता है। ये वाला पॉइंट भी क्या होता है, अनफिजिबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉन अटेनेबल पॉइंट्स। ये दोनों क्या होते हैं, नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, जिन्हें अटेन नहीं किया जाता। और ये वाला पॉइंट भी क्यों अराइज होता है, जब हम रिसोर्सेज एक्स्ट्रा यूज कर लें। से सपोज मेरे पास 10 थे, 10 लाख रिसोर्सेज थे, मैंने 11 लगा दिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉइंट अराइज हो जाएगा, विच इज नॉन फिजिबल और द नॉन अटेनेबल पॉइंट। तो आज का क्लास यहीं पे ही खत्म होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पीपीसी की ये ऐसे कनकेव क्यों है, या फिर इसकी कनकेविटी का रीजन क्या है, और ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, एंड देन अपॉर्चुनिटी।